कौन सी संस्था जिसका दरोगा का सेकंड शिफ्ट होगा ना उसको पता होगा, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है। स्थानीय मतलब क्या होता है? लोकल। और क्षेत्र मतलब है एरिया, और प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट, और पी मतलब होता है योजना मतलब प्लानिंग, यानी कि लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लानिंग। तो लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने नीरी का स्थापना किया था 1958 में। नीरी का जो स्थापना किया था भारत सरकार ने 1958 में। तो नीरी का जो स्थापना हुआ था, नीरी का स्थापना हुआ भारत सरकार ने किया 1958 में। और इसका जो मुख्यालय बनाया है वह नागपुर में। कहां बनाया? इसका जो मुख्यालय बनाया है कहां बनाया है? नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है? नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। तो नीरी जो यही संस्था है, यानी कि लोकल एरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम या देख रेख करने का काम यह नीरी का है। किसका है? और नीरी का गठन कब हुआ है? 1958। इसका मुख्यालय कहां है? नागपुर। वही बात किया जाए 1958 का, तो 1958 में याद रखेगा भारत में DRDO का भी गठन हुआ था। DRDO का भी गठन कब हुआ है? भारत में DRDO का गठन किया गया था। और अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा। कौन है? नासा। और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, और उसका भी स्थापना जो हुआ है 1958 में। तो नासा का भी स्थापना कब हुआ है? 1958। नासा का स्थापना कब हुआ है? 1958। तो 58 से 3 चीज याद रखना है। DRDO का गठन कब हुआ है? और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और नीरी का मुख्यालय कहां है? नागपुर। और नासा का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC अमेरिका का भी राजधानी कहां है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC में 3 चीज और याद रखना है। IMF का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। और अमेरिकी राज्यों का संगठन का भी जो मुख्यालय है वो कहां है? वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में 4 चीज। वाशिंगटन में कितने चीज है? एक तो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद है अमेरिकी राज्यों का ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। और नासा का भी मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में 4 चीज का मुख्यालय यह है। नासा का है, अमेरिकी राज्य का संगठन का है, और विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक और IMF, ठीक है ना। और DRDO का स्थापना कब हुआ है? नीरी का स्थापना। और नासा का स्थापना 1958। DRDO का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। नीरी का मुख्यालय कहां है? और नासा का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। और IMF का मुख्यालय कहां है? अब विश्व बैंक का मुख्यालय। आज दोनों का गठन 1945। ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन जो हुआ 1944 में, उसी के तहत 1945 ईस्वी में IMF और विश्व बैंक का गठन किया गया। आइए सुभाष चंद्र बोस, बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस का। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, 97 ईस्वी को, 1897 ईस्वी को। और 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। बाकी इनका पिताजी थे ना बहुत बड़े वकील थे। अब बहुत बड़े वकील थे, इसीलिए यह जो भारत में उड़ीसा पड़ता है, या उड़ीसा से इनका पिताजी का ट्रांसफर हो गया कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्मभूमि भले उड़ीसा रहा है, पर जो कर्मभूमि रहा है वो कौन रहा है? कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल। कौन रहा है? पश्चिम बंगाल। तो उनका जो कर्मभूमि रहा है पश्चिम बंगाल। और क्या हुआ इनका? हाँ 21 में था। हाँ 21 में था। तो यहाँ इनको उड़ीसा के कटक से ट्रांसफर करके इनके पिताजी को कहाँ कर दिया गया था? कोलकाता में कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कोलकाता। कि इनका पिताजी थे ना सबसे बड़े वकील थे, और 1773 के रोटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है ना।
तो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया था, तो उसी में इनका पिताजी का ट्रांसफर हो गया, इसलिए अपना बाल बच्चा लेकर सब कहाँ चले गए, कोलकाता। आज जब यह आगे चलकर 1920 ईस्वी में जो विश्व स्तर का सबसे बड़ा जो एग्जाम था सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है ना, तो इंडियन सिविल सर्विस पास करने ये 1920 ईस्वी के लिए कहाँ चले गए, ब्रिटेन। कहाँ चले गए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1920 ईस्वी में सिविल सर्विस की परीक्षा पास किए थे, और इनका जो गुरु थे सुभाष चंद्र बोस का, इनका गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस का जो गुरु का नाम था, क्या नाम था, CR दास। तो सुभाष चंद्र बोस का जो गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस को जो गुरु थे CR दास। बाकी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा, देश नायक की जो संज्ञा दिया है वह दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक की संज्ञा दी है किसने दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ ठीक है ना, देशभक्त देशभक्त गांधी, देश नायक की संज्ञा दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसे सुभाष चंद्र बोस ने अपने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधित किया था। क्या कहे थे, राष्ट्रपिता कहे थे। क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहे थे, वो किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जब सिविल सर्विस की परीक्षा पास किए तो आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन किए थे। कितने बार किए थे, 2 बार। एक बार किए थे गुजरात में, एक बार कहां किए थे, मध्य प्रदेश में। तो गुजरात में जो किए थे उसका नाम क्या था, हरिपुरा। और जो मध्य प्रदेश से किए थे उसका नाम क्या था, त्रिपुरी। तो जो हरिपुरा किए थे यह 1938 और त्रिपुरी किए थे 1939। तो कांग्रेस के अधिवेशन ये 2 बार किए थे, 1938 और 1939। आगे चलकर त्रिपुरी सम्मेलन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मनभेद हो जाता है कि मतभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, मनभेद नहीं होता है, मतभेद हो जाता है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी संघर्ष सम्मेलन से अलग हो जाते हैं और खुद से चलकर 1 मई 1939 ईस्वी को, कोई किताब है ना उसमें गलत लिखा हुआ है, रोशन सर वाला में है ना गलत है, तो 3 मई उसमें लिखे हुए हैं, 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। किसका स्थापना किया है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए हैं 1939 में। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ये महान क्रांतिकारी दल वाला, पूरा गरम दल वाला नेता का था। और इसका जो पहला बैठक किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, यह नागपुर में किए थे। कहां किए थे, नागपुर में किए थे। और यह नागपुर में किए 1940 में। कब किए थे, 1940 में। और इसका जो महासचिव बनाया गया था वह HB कामत को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, इसका जो महासचिव बनाया गया था, महासचिव जो बनाया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, वो कौन था, HB कामत के बाद क्या हुआ, नहीं, महासचिव अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है। उपाध्यक्ष नहीं, महासचिव बनाया था, उपाध्यक्ष नहीं, महासचिव बनाया था, ठीक है ना। और ये महासचिव और अध्यक्ष से बहुत फर्क होता है, बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। नहीं, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, सचिव नहीं, अध्यक्ष। सचिव और अध्यक्ष से बहुत फर्क होता है, आप हर वर्ड में से अलग अलग होता है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। और महासचिव बने थे HB कामत। और इसी से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में फ्री इंडिया लीजन का स्थापना किया था। 1941 ईस्वी में किसका स्थापना किया थे, फ्री इंडिया लीजन। अब फ्री इंडिया लीजन का जो स्थापना किए थे, कहाँ किए थे, यह जर्मनी में। कहाँ किए थे, जर्मनी से। बहुत कहानी इसके बारे में था, स्किप कर दे रहे हैं। फ्री इंडिया लीजन का स्थापना किए थे। और आगे चलकर जो 1942 ईस्वी में जापान में जो आजाद हिंद फौज जो गठन किया रहता है राष्ट्रपति बोस के द्वारा, उसका महासचिव बनते सुभाष चंद्र बोस। सितंबर 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का महासचिव बनते हैं। आजाद हिंद फौज का क्या बनते हैं, ए भाई,
आजाद हिंद फौज का क्या बनते हैं? महासचिव बनते हैं। आजाद हिंद फौज के क्या बनते हैं? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का महासचिव बनते हैं। उसके बाद म्यांमार के जुबली हॉल से महात्मा गांधी को क्या संबोधित करते हैं? राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। और जितना भी सेना को संगठित किए रहते हैं उसको कहते हैं क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा दिए थे। क्या नारा दिए थे? दिल्ली चलो का नारा दिए थे। और जब दिल्ली चल के आए थे, ठीक है ना, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चलने लगा था। उसी के बीच में यह 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु होता है। वो जापान जाते रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, जापान जाते रहते हैं। तो ताइवान की राजधानी जो ताइपे है, ताइपे बंदरगाह पर और फॉर्मोसा द्वीप, ताइपे बंदरगाह फॉर्मोसा द्वीप दोनों याद रखिएगा। ताइपे बंदरगाह, ताइपे बंदरगाह, ताइपे बंदरगाह, जो मैंने फैक्ट पूछता वो बता रहा, कहानी सब छोड़ दिए। ताइपे बंदरगाह और फॉर्मोसा द्वीप पर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु, स्वर्गवास हो जाता है। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार द्वारा 21 ईस्वी में इनके जन्म दिवस को 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी के सरकार ने 23 जनवरी को 2021 ईस्वी से पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया है? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस कब से मना रहे हैं? 2021। ये याद रखिएगा। अभी कुछ पूछे या ना पूछे, बाकी ये पूछ देगा पराक्रम दिवस कब से मना रहे हैं? 21। एक बार फिर से हो जाए क्या? हाँ, बहुत सारा कमेटी गठन हुआ था, सहयोग भी था, 5-6 कमेटी हुआ था, याद नहीं होगा, ठीक है ना, 5-6 कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है ना, 5-6 कमेटी बना। बाकी सब में यही पता लगा था सुभाष चंद्र बोस का जब मृत्यु हुआ था ना, हवाई दुर्घटना में हो गया था। तो सुभाष चंद्र बोस का गुरु का नाम क्या था? सीआर दास। सुभाष चंद्र बोस का देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस के नेताजी की उपाधि किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहते? क्या कहते? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार किए हैं। कब कब? 1938 और 1939। 1938 में क्या किए थे? हरिपुरा। और 1939 में क्या किए थे? त्रिपुरी। और सुभाष चंद्र बोस ने जब महात्मा गांधी से मतभेद हो जाता है, ठीक है ना, तब अलग होकर त्रिपुरी संकट से अलग होकर एक ब्लॉक का स्थापना करते, उसका नाम क्या रहता है? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब होता है? 1 मई 1939। और फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन कब होता है? नागपुर 1940। जिसका महासचिव किसे बनाया था? एच.वी. कामत। और सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में सेना को संगठित करने के लिए किसका स्थापना करते हैं? फ्री इंडिया लीजन। फ्री इंडिया लीजन। अब फ्री इंडिया लीजन का स्थापना कब होता है? 1941। 1941। और उसके बाद आजाद हिंद फौज का महासचिव कब बन जाते हैं? 1943। और सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कब होता है? 18 अगस्त 1945। कौन सा बंदरगाह पे? कौन सा द्वीप पे? फॉर्मोसा द्वीप। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया है? पराक्रम दिवस। और कब से? 2021। 2021। तो सुभाष चंद्र बोस बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किए थे? 1939। 1939। पहला बैठक कब हुआ था? 1940। उसके बाद हरिपुरा सम्मेलन कब किए थे? 1938। 1938। और 1936 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखे थे? इंडियन स्ट्रगल कहे तो सुभाष चंद्र बोस, और इंडिया डिवाइडेड कहे तो राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल कहे तो सुभाष चंद्र बोस, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। आगे आइए। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हो गया था? 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय, सबसे पहले पंजाब का जो विलय हुआ, पंजाब का जो विलय हुआ, पंजाब का, तब पंजाब का बताइए, पंजाब का उत्तर पश्चिम प्रांत में पंजाब पड़ता है ना, ठीक है ना। सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने
पंजाब पर आक्रमण किया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, द्वितीय नहीं, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 1945 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। और पंजाब पर आक्रमण करके उसके दो क्षेत्र को इसका ट्रिक याद रखिएगा, लाभ, क्या रखना है, लाभ। ल से याद रखिएगा, पंजाब का दो प्रांत, ल से लाहौर, अब भ से भैरावल, भ से क्या होता है, भैरावल। पंजाब पर आक्रमण करके, ल से लाहौर लिखे, भ से भैरावल लिखे, सॉरी 1845 होगा, 1800 होगा, ठीक है ना। तो ल से लाहौर, अब भ से भैरावल। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने पंजाब प्रांत को जीतकर एक लाहौर की संधि करता है, एक भैरावल की संधि करता है। जो लाहौर की संधि होता है यह 9 मार्च को होता है, 9 मार्च 1845 को, सॉरी 1845 है, 1846। और भैरावल की संधि जो होता है 22 दिसंबर 1846, 22 दिसंबर 1846। दो गो संधि करके तहत, दो गो संधि का तहत ये मिला लेता है। बाकी पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पंजाब को नहीं मिला पाता है, पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिला पाता है। जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल खत्म हो जाता है, इसका कार्यकाल आता है 1844 से लेकर 1848, 44 से लेकर 48। जैसे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल खत्म होता है तो इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। कौन आता है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी आता है तो इनका जो कार्यकाल आता है, इनका कार्यकाल आता है 1848 से लेकर 1856। और यह रहता है ना, यह कुशासन के आधार पर सभी क्षेत्र को मिलाने के लिए इसको जाना जाता है। राजहरा नीति के तौर पर किसे याद किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। किसे याद किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जैसे ही बनता है, ठीक है ना, तो 1848 से सबसे पहले कुशासन के आधार पर सतारा को हड़प लेता है। किसे हड़पता है, सतारा को। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले 1848 में हड़पता है सतारा को। किसे हड़पता है, सतारा को। उसके बाद 1849 में दो क्षेत्र को हड़पता है। एक तो संबलपुर को हड़पता है, संबलपुर, और किसे, एक जैतपुर का हड़प लेता है। उसके बाद 1850 में बघाट हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। 1850 में बघाट को हड़प लेता है कुशासन के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद 1852 ईस्वी में वह बर्मा को, ठीक है ना, बर्मा को राजहरप नीति के तहत अपने राज्य में भी मिला लेता है। किसको मिलाता है, बर्मा को। उसके बाद 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी किसको हड़पता है, झांसी को। किसको हड़पता है, झांसी को। 53 में किसको हड़पता है, झांसी को। उसके बाद 1854 ईस्वी में उसने नागपुर को हड़प लेता है। किसे हड़पता है, नागपुर को। और 1855 ईस्वी में इसने करौली को हड़प लेता है, लॉर्ड डलहौजी करौली को हड़प लेता है। उसके बाद 1856 ईस्वी में इसने अवध को हड़प लेता है। किसे हड़प लेता है, अवध को। तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर हड़पता है सतारा को। किसे हड़पता है, सतारा। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को हड़पता है कब, 1849। अब बघाट को कब हड़पता है, 50। और लोअर पीगू बर्मा के नेतृत्व में, लोअर पीगू के मतलब पीगू के नेतृत्व में ही बर्मा को हड़प लेता 1852 में, 1852। और झांसी को हड़पता 1853। और एक याद रखेगा 1852 में बर्मा को हड़पता है और साथ ही साथ 1852 ईस्वी में ही उदयपुर को भी हड़प लेता है। देखिए मेरे भाई, एक होता है उदयपुर और एक होता है उदयपुर। जो उदयपुर पड़ता है वो राजस्थान में है और जो उदयपुर है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश। और जो ये उदयपुर है ये कौन वाला है, मध्य प्रदेश। कौन वाला है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश वाला उदयपुर है, इसको भी हड़पता कब है, 1852 में। कब हड़पता है, 1852। उसके बाद झांसी को हड़पता 1853। नागपुर को कब हड़पता है, 1854। क्या हुआ, हाँ, सब कुशासन का हड़प हुआ है। हाँ, अवध कुशासन का पड़ता है। उसके बाद ये सब राजहरप नीति के तहत था। अलग अलग कहानी थी, सब में अलग अलग कहानी है। करौली को कब हड़पा था, 1855। और अवध को 1856। वाजिद अली शाह अंतिम नाव था यहाँ का, ठीक है ना। अब देखिए इधर कहानी था इसका हड़पने का। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी जैसे शासक बनता है
तो सबसे पहले इसके पंजाबे पर नजर जाता है। किस पर नजर जाता है? पंजाब पर। और पंजाब को इसने अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए 3 गो युद्ध लड़ता है। कितने लड़ता है? 3 गो। एक गो युद्ध लड़ता है नामनगर का, रामनगर का युद्ध लड़ता है, ठीक है ना। और एक और युद्ध लड़ता है चिलियान वाला का युद्ध लड़ता है, चिलियान वाला का युद्ध लड़ता है। एक लड़ता है रामनगर, जो रामनगर का जो युद्ध होता है 11 नवंबर 1948 को, 11 नवंबर 1948 को। और चिलियन वाला का जो युद्ध होता है यह 13 जनवरी 1849। उसके बाद यहां पाइएगा गुजरात के तट पर, ठीक है ना। तो गुजरात का एक युद्ध लड़ता है, गुजरात के तट पर। यहां पंजाबी सैन्य को गुजरात में बुलाकर एक लड़ता है गुजरात का युद्ध। कौन सा लड़ता है? गुजरात के युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ता है, ठीक है ना। गुजरात का युद्ध लड़ता है और यह लड़ता है 12 मार्च 1849। और जैसे ही गुजरात नदी के तट पर सिख साम्राज्य को बुरी तरह से हरा देता लॉर्ड डलहौजी। और जो लॉर्ड डलहौजी की तरफ से जो सेना नेतृत्व करता रहता उसका नाम था लॉर्ड गफ। क्या नाम रहता है? गफ। और गफ के नेतृत्व में ही यह सिख साम्राज्य को बुरी तरह से हराकर 29 मार्च 12 मार्च को हराता है। और 29 मार्च 1849 को पूरी तरह से पंजाब प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। किसमें मिला लेता है? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। तो पूरी तरह से पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाता है? 29 मार्च 1849। पंजाब को मिलाने के लिए कितने युद्ध लड़ता है लॉर्ड डलहौजी? कौन कौन लड़ता है? रामनगर, चिलियान वाला, गुजरात। रामनगर, चिलियान वाला, गुजरात। जो रामनगर का युद्ध कब होता है? 11 नवंबर 1848। और चिलियान वाला का युद्ध कब होता है? 13 जनवरी 1849। और नर्मदा नदी के तट पर गुजरात का युद्ध कब होता है? 12 मार्च 1849। अब पूरी पंजाब प्रांत को अपने साम्राज्य में ब्रिटिश सरकार यानी लॉर्ड डलहौजी कब मिला लेता है? 29 मार्च 1849। तो 29 मार्च 1849 को पंजाब प्रांत को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। लॉर्ड डलहौजी से 3-4 को बात और याद रखेगा। लॉर्ड डलहौजी ने ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेल चलाया था। और कितना किलोमीटर चला था? 34। कितना किलोमीटर? 34 के 32 था, 34 किलोमीटर था। और कहां से कहां तक? ठाणे से पुणे था ना, ठाणे से पुणे। बम्बई था, बम्बे से ठाणे था। आप सही बोले, बम्बे से ठाणे था, बम्बे से ठाणे। और कितना किलोमीटर चला था यार? 34 किलोमीटर। और कब चला था? 16 अप्रैल 1853। कहेगा ऐसे रेल का पितामह किसे कहते हैं? जॉर्ज स्टीफंस। किसे कहते हैं? जॉर्ज स्टीफंस। रेल का पितामह किसे कहते हैं? बाकी भारतीय रेल का पितामह किसे कहते हैं? डलहौजी को। भारतीय रेल का पितामह किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 1856। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले पंजाब को किसने हड़पने का काम किया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 2 गो संधि किया था। कौन कौन? लाहौर की संधि और भेरावाल की संधि। लाहौर की संधि कब हुआ है? 9 मार्च 1846। अब भेरावाल की संधि कब हुआ है? 22 दिसंबर 1846। 22 दिसंबर 1846। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1847 1856। और डलहौजी का राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले राज हड़प नीति के तहत किसको हड़पा था? सतारा को हड़पा था। और जैतपुर और संबलपुर को, बघाट को, और उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, करौली को और अवध को। और पंजाब को हड़पने के लिए कितने युद्ध लड़ा था? कौन कौन?
चिलियानवाला, रामनगर, चिलियानवाला और गुजरात। रामनगर का युद्ध कब हुआ है? 11 नवंबर 1848। चिलियानवाला का युद्ध कब हुआ है? 13 जनवरी 1849। और नर्मदा नदी के तट पर गुजरात का युद्ध कब हुआ है? अब पूरी तरह से हड़प कब लिया था? 29 मार्च 1849। 29 मार्च 1849। और ये पूरी पंजाब प्रांत किसे मिला लिया? ब्रिटिश से मिला लिया। किसे मिला लिया? ब्रिटिश से मिला लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य पूर्ण रूप से विलय कब हो गया था? 1849। 1849। अवध को कब हड़प लिया था? 1856। 1856। भेरावल की संधि, लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846। 1846। और सतारा का हड़प लिया था 1848। और 29 मार्च 1849 को पूरी तरह से पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आप देखिए दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मरलोका चैंपियनशिप में ईगल ट्रॉफी जीतकर किसने वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जीत लिया है? यूके भारवी। यूके भारवी एक करंट अफेयर्स का था, ठीक है ना? यूके भारवी। यूके भारवी भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जयमंडल है? भारत का सबसे उत्तरी दिशा कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जयमंडल है? कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। भारत में टोटल बायोडाइवर्सिटी की बात किया जाए, जयमंडल की बात किया जाए, बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए, 18 है। कितना है? 18। और उस 18 में से 11 वो ऐसा है जो यूनेस्को हेरिटेज सूची में शामिल है। भारत में टोटल कितना है? 18। भारत में कितना टोटल? 18। भारत में टोटल कितना है? 18। भारत में टोटल जयमंडलों की संख्या कितना है? 18 है। कितना है? 18। कितना है? 18। देखिए भारत का जो जयमंडल की संख्या बताइए, टोटल कितना है? 18 है। 18 है। सब याद करवा दे, एक तुरंत में 2 मिनट में याद हो जाएगा पूरा। छोटा ना होगा। चलिए देखिए देखिए चलिए यहीं पे देखिए बाकी फिर पूरा भारत कर लेना। इससे अच्छा तो हमें ये मैप है। चलिए इससे अच्छा तो ये है। आप देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, भारत ये है ना, भारत, तो भारत में टोटल 18 का बायोस्फीयर है। कितना है? 18 को है। भारत में बायोस्फीयर की बात किया जाए तो टोटल कितना है? 18 का बायोस्फीयर है। कितना है? 18 को है। 18 का बायोस्फीयर में से सबसे पहला, 18 का बायोस्फीयर में से सबसे पहला, यहां पे आइएगा तो सबसे पहला बायोस्फीयर था नीलगिरी। कौन था? नीलगिरी। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर बना था, नीलगिरी जो बायोस्फीयर बना था, यह बना था 1986 में। कब बना था? 1986। अब वहीं यहां पाइएगा उत्तराखंड में एक पड़ता है नंदा देवी। क्या पड़ता है? नंदा देवी। अब वही मेघालय में पड़ता है नोकरेक। क्या पड़ता है? नोकरेक। तो नंदा देवी और नोकरेक को बायोस्फीयर बनाया गया था। यह बनाया गया था 1988 में। कब बनाया गया था? 1988। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? और दूसरा तीसरा कौन है? नंदा देवी और नोकरेक। पहला, दूसरा और तीसरा नोकरेक। उसके बाद यहां पर आइएगा ना तो यहां श्रीलंका है, और श्रीलंका के बीच में यहां पर आइएगा मन्नार की खाड़ी है। क्या बाबू? मन्नार के खाड़ी। मन्नार के खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर बनाया गया था। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर बनाया गया था 1989 में। कब बनाया गया था? 1989। तो मन्नार के खाड़ी बायोस्फीयर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1989। नीलगिरी कब बनाया गया था? नंदा देवी नोकरेक 1988। और मन्नार की खाड़ी को 1989 में 4 को बनाया गया था। कितने बनाया गया था? 4 को। एक तो मन्नार की खाड़ी था, और एक यहाँ पाइएगा ना पश्चिम बंगाल में सुंदरबन था।
क्या नाम था? सुंदरबन। मन्नार की खाड़ी सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी सुंदरबन, ये भी बना था 1989 में। और असम में आइएगा तो पड़ता है मानस। क्या पड़ता है बाबू? मानस। तो मानस को भी बनाया गया था 1989 में, 1989 में। वहीं बात किया जाए ग्रेट निकोबार की, तो ग्रेट निकोबार को बनाया गया था यहाँ पर, ये भी 1989 में। जो ग्रेट निकोबार था, ग्रेट निकोबार, जैसे जैसे बता रहे उसी से आपको फट से याद हो जाएगा। ग्रेट निकोबार कब बनाया था? 1989। तो 89 में कितने बायोस्फीयर समय होता? कौन कौन? मन्नार, सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार। मन्नार, मानस, मन्नार के खाड़ी सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार। फिर से मन्नार के खाड़ी सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार। मन्नार के खाड़ी सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार। ये कब शामिल हुआ था? 1989। 1994 इसे शामिल हुआ था सिमलीपाल। और सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? 1994 से शामिल हुआ था सिमलीपाल, और यह शामिल हुआ था उड़ीसा में 1994 में। कब शामिल हुआ था? 1994 में। वहीं बात किया जाए डिब्रू सुखोया का, तो डिब्रू सुखोया कहाँ पड़ता है? असम में। और डिब्रू सुखोया शामिल हुआ, डिब्रू सुखोया, डिब्रू सुखोया। और डिब्रू सुखोया जो शामिल हुआ था, डिब्रू सुखोया, यह 1997 में शामिल हुआ था। 1997 में शामिल हुआ। डिब्रू सुखोया कब शामिल हुआ था? 1997 में। सिमलीपाल 94, डिब्रू सुखोया 97, सिमलीपाल 94, डिब्रू सुखोया 97। वहीं बात किया जाए, यहाँ पाइएगा असम, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है दिहिंग। दिहिंग क्या नाम है? दिहिंग। दिहिंग पटकाई नहीं, दिहिंग, दिहिंग, दिहिंग पटकाई नाम है। दिहिंग, दिहांग, दिहांग पड़ता है, दिहिंग पटकाई नहीं है, दिहांग, 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 दिहांग है। क्या नाम है? दिहांग, दिहांग, दिहांग। मारेंगे बस। दिहांग, दिहांग, मोनुआ है, मोनुआ, ठीक है ना, मोनुआ है, ठीक है ना भाई। तो दिहांग, दिहांग शामिल हुआ था 1999 में, शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1999 में। दिहांग, दिहांग कब शामिल हुआ था? 1999, 1999। वहीं बात किया जाए, यहाँ पर पड़ता है पंचमढ़ी। क्या पड़ता है बाबू? पंचमढ़ी। अब पंचमढ़ी भी शामिल हुआ था 1999 में। पंचमढ़ी भी शामिल हुआ था 1999 में, 1999 में, 1999 में। वहीं बात किया जाए 2000 ईस्वी में, तो 2000 ईस्वी में शामिल हुआ था कंचनजंगा। 2000 ईस्वी शामिल हुआ था कौन? कंचनजंगा। 2000 ईस्वी शामिल हुआ था, 2000 ईस्वी में कंचनजंगा। 2000 ईस्वी शामिल हुआ था कंचनजंगा, कंचनजंगा। और 2001 में, 2001 में शामिल हुआ था अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। जहां मलाई लगा है सब कहाँ है? तो 2001 में शामिल हुआ, 2001 में शामिल हुआ अगस्ता मलाई। कौन शामिल हुआ था? अगस्ता मलाई। कौन शामिल हुआ था? अगस्ता मलाई। वही बात किया जाए, 2005 की, तो 2005 में शामिल हुआ था अचन कमार। 2005 में क्या शामिल हुआ था? अचन कमार। छत्तीसगढ़ से यहाँ पड़ता है, ठीक है ना, अचन, अचन कमार। 2008 में पड़ा था कच्छ की खाड़ी। 2008 में कौन पड़ा था? कच्छ की खाड़ी। अभी याद करवाएंगे, चिंता न कीजिए। कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी शामिल हुआ था 2008 में, 2008 में। और 2008 में यह भारत का सबसे बड़ा कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी 2008। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर। और सबसे छोटा है डिब्रू सुखोया। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा। और सबसे पहला है नीलगिरी। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला, सबसे पहला नीलगिरी। सबसे बड़ा कच्छ, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा डिब्रू सुखोया, सबसे छोटा। तो ये कच्छ की खाड़ी शामिल हुआ 2008 में।
और वहीं बात किया जाए कोल्ड डेजर्ट का, तो कोल्ड डेजर्ट पड़ता है हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? कोल्ड डेजर्ट पड़ता कहां पे? हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। और इसको शामिल किया गया था 2009 में। 2009 कोल्ड डेजर्ट को कब शामिल किया गया था? कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? यह भारत का सबसे उत्तर में स्थित बायोस्फीयर है। क्या कहा? भारत में सबसे उत्तर में स्थित बायोस्फीयर कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? हिमाचल। अब बायोस्फीयर में इसको कब शामिल किया गया था? 2009। वही बात किया जाए 2010 का, तो 2010 में शामिल हुआ था शेषाचलम। कौन शामिल हुआ था? शेषाचलम, आंध्र प्रदेश पड़ता है शेषाचलम। और शेषाचलम शामिल हुआ 2010 में। शेषाचलम शामिल हुआ कब? शामिल हुआ था 2010 में। शेषाचलम शामिल हुआ था कब? शामिल हुआ था 2010। और शेषाचलम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। शेषाचलम कहां पड़ता है? और भारत का लास्ट बायोस्फीयर था पन्ना, वह शामिल हुआ 2011 में। भारत का लास्ट बायोस्फीयर कौन था? पन्ना। अब पन्ना कब शामिल हुआ? 2011 में। 2011 में देखिए, पन्ना एक के ऊपर एक पन्ना रहता है, एक के ऊपर एक पन्ना रहता है, तो 11 एक के ऊपर एक पन्ना रहता है, एक ऊपर नहीं रहता है, रहता है ना। अब देखिए, यही टोटल 18 को बायोस्फीयर है। कितना है? 18 को। फिर चाहिए दिमाग एकदम शांति रखे, याद हो जाएगा। सबसे पहले एकदम शांति बिल्कुल, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर था नीलगिरी। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर नीलगिरी। इसका स्थापना हुआ 1986। 1986 क्या भारत का पहला बायोस्फीयर का स्थापना कब हुआ था? अच्छा, भारत का पहला बायोस्फीयर कौन था? नीलगिरी। 86 के एक साल बढ़ा देंगे, 87 नहीं, उसके दो साल 1988। 88 में दो गो, एक था नोक्रेक और एक था नंदा देवी। नंदा देवी और नोक्रेक, नंदा देवी और नोक्रेक, नंदा देवी और नोक्रेक, नंदा देवी और नोक्रेक, नंदा देवी और नोक्रेक। तो नंदा देवी नोक्रेक का शामिल 1988। नंदा देवी और नोक्रेक का शामिल हुआ था 1988। नंदा देवी नोक्रेक का शामिल हुआ था 1988। 1988। वही बात किया जाए 1989 का, 1989 में 4 गो, 89 में 4 गो, 89 में 4 गो। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, 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 मानस, ग्रेट निकोबार। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार। इसको शामिल कब किया गया था? 1989। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार, इसको कब शामिल किया गया था? 1989। 1989 के बाद से चल जाना 94 में। 1994 में शामिल हुआ सिमलीपाल। सिमलीपाल कब शामिल हुआ था? 1994 में। सिमलीपाल कब शामिल हुआ था? 1994 में। सिमलीपाल कब शामिल हुआ था? 1994 में। और डिब्रू सुखैया शामिल हुआ 1997। डिब्रू सुखैया कब शामिल हुआ था? भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर कौन सा है? डिब्रू सुखैया। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर डिब्रू सुखैया, डिब्रू सुखैया। इसको शामिल किया गया था 1997। 100 से 97, 100 से सुखोया, 100 से 97, 100 से सुखोया, 100 से 97, 100 से सुखोया। और 99 में पंचमढ़ी और दिहिंग, दिहिंग दिहिंग, दिहांग दिहांग, दिहांग दिहांग और पंचमढ़ी, दिहांग दिहांग और पंचमढ़ी। तो दिहांग दिहांग और पंचमढ़ी कब शामिल हुआ था? 1999 में। दिहांग दिहांग और पंचमढ़ी कब शामिल हुआ था? दिहांग दिहांग और पंचमढ़ी कब शामिल हुआ था? दिहांग दिहांग और पंचमढ़ी। और 2000 रुपये में कंचन को लिए थे। 2000 कंचन, 2000 रुपया कंचन को दे दिए थे घूमने के लिए। जाओ कंचन, जय कंचन, ए कंचन। कितना मस्त गाना लगता है, तुमसे अच्छा कौन, ए कंचन, बड़ा मस्त लगता है। तो कंचन को कितना दिए थे? 2000। कंचनजंगा 2000, कंचनजंगा। देखिए, ए से होता है, एक का कोड कितना होता है? 1 होता है। और अगस्ता मलाई भी कितना हो जाएगा? 2001। अगस्ता मलाई कितना हो जाएगा? 2001। कमर में 5 हाथ रखते हैं, तो आचन कमर 5, कमर में 5 हाथ कैसे से डुलाते रहते हैं, दोनों जाते हैं, ठीक है ना। तो कमर में 5 हाथ तक कैसे से डुलाते रहते हैं, तो आचन कमर 5, आचन कमर 5, आचन कमर 5, आचन कमर 5। वही बात किया जाए कच्छ की खाड़ी का, तो कच्छ की खाड़ी 8, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी 8, कच्छ की खाड़ी 8। कोल्ड डेजर्ट 9, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? यह कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है?
तब भारत का सबसे उत्तर में स्थित बायोस्फीयर, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कब शामिल हुआ था? कोल्ड डेजर्ट। शेषाचलम शामिल हुआ 2010। शेषाचलम शामिल हुआ 2010। शेषाचलम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। शेषाचलम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और लास्ट में था पन्ना, तो लास्ट बायोस्फीयर पन्ना। ऐसे कब शामिल किया गया था? 2011। अब पन्ना कहां पड़ता है? पन्ना कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो एक बार फटाफट बताइए, तो एक बार फटाफट मैप से। जब भाग गया, रहने दीजिए, भाग गया ना, भाग गया। कहां है? देख लो। इसको पहचानते हो? कौन इसको पहचानता है? जो पहचान जाएगा उसको हम पक्का चॉकलेट खिलाएंगे। इसका नाम है जुबिन मेहता। क्या नाम है? जुबिन मेहता। एकमात्र वादक जो समझिनी होता है, समझिनी इतना नहीं रहता हाड़िया लेखन, इतना उन्हें ऐसे बजाता रहता है, ऐसे, ठीक है ना। तो समझिनी बजाने वाला इस धरती पर एक क्यों है? ये जुबिन मेहता। कौन है? जुबिन मेहता। जुबिन मेहता है। देखिए, बताएगा तो मेरे भाई, बताएगा तो यहां पे नीलगिरी का शामिल कब हुआ था? 1986। नीलगिरी कब शामिल हुआ था? 1986। नीलगिरी कब शामिल हुआ था? 1986। और नंदा देवी नोकरेक कब हुआ था? नंदा देवी नोकरेक 1988। 1988। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार कब शामिल हुआ था? 1989। 1989। 1989। 1989। 1989। 1989। वही बात किया जाए सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल कब शामिल किया गया था? 1994। डिब्रू सुखाया 1997। 1997। उसके बाद बताएगा तो दो गो दिहिंग और पंचमाड़ी कब शामिल हुआ था? 1999। 1999। कंचनजंगा और अगस्ता मलाई 2001। 2001। अचन कमार कोल्ड डेजर्ट 9। कच्छ की खाड़ी कोल्ड डेजर्ट और शेषाचलम पन्ना 11। यही इतना ही है। मोनू के बात कर रहे हैं। कल सब मैप है ना, हमको पूरा वर्ल्ड का ये याद करवाना है। सैटरडे तक पूरा काम करवा लेना है। पूरा वर्ल्ड का राजधानी का सब याद करवाना है। आइए उसका देखिए, तो भारत का सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जैवमंडल भंडार है? कोल्ड डेजर्ट नंदा के सिमलीपाल कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ता है? यह कब स्थापना हुआ था? नंदा देवी का स्थापना 1988। 1988। उसके मानस का स्थापना कब हुआ था? 1989। और सिमलीपाल का स्थापना निम्नलिखित में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है दिहिंग। कौन है? दिहिंग। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका, नहीं ये सब करवा दिए थे। निम्नलिखित कौन जापान की मुद्रा है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान का मुद्रा है क्या? ये राजधानी है टोक्यो मुद्रा। ये वही चीन की राजधानी बीजिंग मुद्रा युआन। क्या है? युआन। बाकी जैसे ब्रिक्स ने घोषणा किया है उसकी मुद्रा का दूसरा मुद्रा क्या? रेवेनवी हो गया है। 5R होता है ना, तब 5R के तहत चीन का मुद्रा क्या है? रेवेनवी। क्या नाम है? 5R जो
ब्रिक्स के 5 देश है ना, जैसे भारत हो गया, ब्राजील हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, तो रूस का हो गया रूबल। देखिए बाबू, ब्रिक्स होता है ना, BRICS, तो इसके तहत जो होता है ना फाइबर करना है। ब्राजील का मुद्रा क्या होता है? रूबल। क्या होता है? रूबल। और इसका भी, रूस का भी क्या होता है? रूबल। और आई से इंडिया का क्या होता है? रुपया। सी से चाइना का रिवेनबी, क्या होगा? रिवेनबी। और साउथ अफ्रीका का रैंड, क्या होगा? रैंड। तो देखिए इसका भी आर, 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 इसी को बोलते हैं 5 आर। तब ब्रिक्स के तहत 5 आर होता है ना, भले इसका मुद्रा युआन है, बाकी 5 आर मतलब ब्रिक्स के तहत क्या हो जाएगा? रेमेनबी। रेमेनबी। तब बताइए, चीन का मुद्रा क्या होगा? यूआन। अब तुर्की का राजधानी अंकारा, अब मुद्रा क्या है? लीरा। तुर्की का मुद्रा क्या है? लीरा। अब मैक्सिको का राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी, अब मुद्रा क्या है? पीसो। अब फिलीपींस का राजधानी है मनीला, अब फिलीपींस का मुद्रा क्या है? पीसो। तब मैक्सिको और फिलीपींस का मुद्रा क्या है? पीसो। मैक्सिको और फिलीपींस पीसो। क्यूबा का भी पीसो है, क्यूबा का भी क्या है? पीसो है। क्या है? पीसो। हाँ, क्यूबा का हवाना, नहीं नहीं नहीं, क्यूबा सिटी है पड़ता है, ठीक है ना, क्यूबा का क्यूबा सिटी पड़ता है, उसका मुद्रा जो है ना ये पीसो है, ठीक है। तो बताइए जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? युआन। ये चीन की मुद्रा क्या है? युआन। और जापान का, और तुर्की का लीरा, और फिलीपींस का पीसो, फिलीपींस का पीसो, और मैक्सिको का भी क्या है? पीसो। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। ये तो बहुत बार करवा है, खाली आंसर बता देते हैं, बहुत बार इसका बहुत डिस्कस करवा दें। सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? बिहार का। और दूसरा किसका है? पंजाब। और तीसरा किसका है? केरल। और चौथा किसका है? उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? बिहार। सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? दूसरा, तीसरा, चौथा उत्तर प्रदेश। किसका है? उत्तर प्रदेश। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश से सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? दिल्ली है। किसका है? दिल्ली। और सबसे कम किसका है? लक्षद्वीप। किसका है? लक्षद्वीप। हाँ, बहुत कम है। देखिए यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? आप लोग अपना कॉमन सेंस बना सकते हैं। मुद्रा मतलब होता पैसा। छूट गया क्या? हाँ, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए मुद्रा करता क्या? एक्सचेंज करवाता है, विनिमय करवाता है। क्या करवाता है? विनिमय। और साथ ही मुद्रा का क्या करता है? मूल्य का मापक करता है। तब विनिमय और मूल्य का मापक, विनिमय और मुद्रा का मापक होता है। तो दोनों होगा, याद रखेगा, ए और बी। मुद्रा, मुद्रा के बाद मापक होता है ना, उसका मतलब रेट का होता है ना, मुद्रा का रेट तय करना ही मापक होता है। मुद्रा के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मुद्रा पर किसका चिन्ह छपता था? पहले सबसे पहले जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम किसका छपने लगा? जॉर्ज षष्टम। जॉर्ज षष्टम। और जॉर्ज षष्टम के बाद किसका छपने लगा था? अशोक स्तंभ। किसका छपने लगा था? अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ के बाद किसका छपने लगा था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सबसे पहले 1987 से महात्मा गांधी के 500 रुपया पर, और 1991 ईस्वी में सभी नोट पर, 1991 ईस्वी में सभी नोट पर। अशोक स्तंभ पर छपने 1947। अशोक स्तंभ छपने लगा 1947। और 1935 से पहले जॉर्ज पंचम का था, अब 35 से लेकर 47 तक किसका था? जॉर्ज षष्टम। जॉर्ज षष्टम। साधक प्रचुर वाला उत्पादन कौन होता है? तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? 4। भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। और सबसे ज्यादा जो उत्पादन का साधन होता है ना, वो लेबर होता है, श्रम होता है। कौन होता है? श्रम। उत्पादन का साधन सबसे ज्यादा किसका होता है? श्रम का होता है। क्या श्रम नहीं रहेगा तो कुछ कर पाइएगा आप? एक कंपनी में, ठीक है ना, बिना श्रम का कोचिंग भी नहीं चलेगा, बिना श्रम का कोचिंग भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? बोलिए। हाँ, उद्यमी जो होता है, देखिए उद्यमी मतलब होता है इंटरप्रेन्योरशिप। और इंटरप्रेन्योरशिप उसे कहते हैं जो किसी बिजनेस का संचालन करता है।
ठीक है ना। मान लीजिए आप गांव में आटा चक्की खोल दिए, आटा चक्की आपका संगठन हो गया और उस संगठन का आप उद्यमी हो गए, उसका एंटरप्रेन्योरशिप है ना आपके हाथ में है, उसका चलाने का जिम्मेदारी आपके हाथ में है, ठीक है ना। एक होता है सोल ट्रेड और एक होता है व्यवसाय। सोल ट्रेड उसे कहते हैं जो एकल व्यापार होता है, जैसे कपड़ा का दुकान खोल देना, ठीक है ना, चाउमीन का दुकान खोल देना, बर्गर का दुकान खोल देना, कुछ चीज का दुकान खोल देना, जो सोल ट्रेड होता है उसको बोलते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत जब बहुत सारा कंपनी एक साथ मिल जाता है तो उसे बोलते हैं व्यवसाय। रिलायंस के अंतर्गत जियो भी आता है ना, तो उसको बोलेंगे व्यवसाय। और एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं जब किसी संगठन के अंतर्गत इकलौता उसका संचालन करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और उस सभी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसका? श्रम का। बिना श्रम का नहीं चलेगा। भाई ये तो बहुत आसान है। दो सेक्टर जो पहला देखिए श्रम मांग किसे कहते हैं? श्रम मांग उसे होता है जो कंजम्पशन होता है ना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, निवेश को, ठीक है ना। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यहां पर आई होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी से क्या होता है? कंजम्पशन, और आई से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है? निवेश। और समग्र मांग किस पर डिपेंड करेगा? निवेश पर और उपभोक्ता पर। कंजम्पशन और कंज्यूमर पर डिपेंड करता है समग्र मांग। जो समग्र मांग होता है ना, समग्र मांग, कुछ वस्तु का मांग किस पर डिपेंड करता है? निवेश करिएगा उस पर करेगा, आना तक कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। कंज्यूमर होता है ना उपभोक्ता, जो मांग करने वाला होता है वो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई नहीं है मेरे भाई, ये एक नहीं है, यहाँ पर आई है। ये एक नहीं समझना है तुमको, क्या समझना है? आई समझना, आई इन्वेस्टमेंट समझना है, ठीक है ना। दो बार डी होगा, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी ए, क्या बोलते इसको? डी, कंजम्पशन पर। दो जो बात लोगों को से सुनी गई हो वो क्या होता है? जनश्रुति होता है। जो नहीं होता है, मान लीजिए हम कोई बात बोल दिए, ठीक है ना, वो जाके कह दिया उसको से, हाँ आज भैया मोबाइल लिए हैं, ठीक है ना, खाना पूछने में जनश्रुति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जनश्रुति बोलते हैं, जनश्रुति। ये तो बहुत आसान है। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। दोहन करने वाला वस्तु होता है ना, यानी कि निम्न स्तर पर कौन होता है? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे निम्न स्तर दोहन करने वाला वस्तु, जैसे मुर्गा पालन किसके अंदर आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। मछली पालन दोहन करने वाला वस्तु है, किसके अंदर रहेगा? कृषि, प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र थोड़ा ऊपर आइएगा जहां विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। और जहां पर सर्विस दिया जाता है, जैसे बैंक हो गया, टीचर हो गया, सर्विस हो गया, वकील हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र। जो सर्विस दे रहा है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अब वर्तमान समय में सबसे अधिक किस पर, मतलब किस पर जोर देता है? तृतीय क्षेत्र पर। सबसे ज्यादा इनकम किसके साथ है? तृतीय क्षेत्र के साथ है। जब देश आजादी हुआ था उस टाइम किसके साथ था? प्राथमिक पर। किस पर था? प्राथमिक। हाँ, चतुर्थ भी आया है इंटरनेट आया है ना, जिसको अवशिष्ट सूची के अंदर शायद शामिल करते हैं ना। जो देखिए ये जो होता है ना अवशिष्ट, देखिए भाई अवशिष्ट किसे बोलते हैं? देखिए ऐसा चीज जो संविधान बनने तक नहीं था, संविधान के निर्माताओं ने सोचा से हमारे मरने के बाद जो चीज का निर्माण होगा देश स्तर पर, तो उस चीज को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे संविधान के निर्माताओं ने कभी सोचा था से इंटरनेट आ जाएगा, कभी सोचा था फेसबुक आ जाएगा, कभी सोचा था व्हाट्सएप आ जाएगा, टेलीग्राम आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, तो वह अवशिष्ट सूची लिख कर डैश लिख दिया था। यानी कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने अवशिष्ट सूची लिख कर डैश लिख दिया था और कहा था हमारे मरने के बाद जो देश स्तर पर काम किया जाएगा, चाहे देश के भलाई के लिए जो रहेगा, जैसे अंतरिक्ष विभाग, क्या संविधान जब बन रहा था उस टाइम सब था? नहीं था। तो उस सब जितना भी चीज आएगा सोशल मीडिया वाला सब का सब किसके अंतर्गत आएगा? तो यही से बोलते हैं चौथा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथा क्षेत्र। हाँ, DRDO सब इसी में आएगा। DRDO का स्थापना कब हुआ है? 58। और इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969। तब बताइए संविधान कब बन गया है? पूर्ण रूप से बन गया, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। 47 से बनना स्टार्ट हुआ था 1949 तक। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो उस टाइम में सब था? नहीं था।
निम्नलिखित में से कौन सा तैरता द्वीप का झील कहा जाता है? तो तैरता द्वीप का झील किसे कहते हैं? देखिए, तैरता द्वीप का झील किसे कहा जाता है? लोकटक झील को। देखिए, लोकटक तैरता हुआ झील है ना, लोकटक झील है, मणिपुर में है। कहां पड़ता है? मणिपुर में। और यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? बुल्लर झील है। भारत का सबसे बड़ा झील है बेमनार झील। सबसे लंबा झील बेमनार झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चुलामो झील। कौन सा झील है? चुलामो झील। और सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील। कौन सा झील है? सांबर झील। क्रेटर से निर्मित झील लोनार झील। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और दो सीमाओं से लगने वाला झील पुलिकट झील है। दो सीमाओं से लगने वाला झील कौन सा है? मतलब दो राज्य सीमा लगाने वाला झील पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? बुल्लर झील। अब पूर्वोत्तर भारत का लोकटक कौन सा है? लोकटक। हुसैन सागर झील कहा जाए कहां पे है? तेलंगाना में। देवर झील कहां है? राजस्थान। राजा जी देवर रखे हुए। राजा जी क्या रखे हुए? देवर। और दूतिकट झील कहां है? दूतिकट कहां है? ये भी राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में। दूतिकट नहीं, पुलिकट है। पुलिकट है तमिलनाडु। और पुलिकट है, पुलिकट ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये क्या पुलिकट है? पुलिकट है ये। देखिए, राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य कितना हो सकता है? देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद का जो न्यूनतम सीट हो सकती है आर्टिकल 171 के तहत, आर्टिकल 171 के तहत, आर्टिकल भाई रुक जा आर्टिकल 171 के तहत किसी राज्य में जो विधान परिषद का जो सीट होगा वो कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। और जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? उस राज्य में विधानसभा के सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 का 1/3 कितना हो जाएगा? 81। तो 81 से ज्यादा विधान परिषद बिहार में नहीं हो सकता है। अब मिनिमम कितना हो सकता है? 40। बाकी इसी के बीच में हो सकता है। तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? 75। क्या 81 से ज्यादा होगा? तो आर्टिकल 171 के तहत कहा गया है किसी भी राज्य में जो विधान परिषद का जो सीट होगा उस राज्य में स्थित विधानसभा के सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। और जो मिनिमम होगा वो कितना होगा? 39। और 6 राज्य में विधान परिषद है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40 और आंध्र प्रदेश में 58। बात किया जाए आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 119। 119 से करिएगा 1/3, 1/3 तब 3 तिया 9 और 3 नमा 27। तो यहां पर 39 से आता है। क्या 39 होगा? नहीं। क्या कहा गया है? 171 के तहत किसी भी राज्य में जो विधान परिषद का सीट होगा उस राज्य में स्थित या तो 1/3 होगा, विधानसभा सीट का 1/3 होगा, और नहीं तो मिनिमम कितना होगा? 40 होगा। यहाँ 39 रह गया, इसलिए यहाँ पर कितना बनाया गया है? 40 बनाया गया है। और क्या हाँ प्रस्तावित है पश्चिम बंगाल में, और जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हटा गया। अब विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। इसका सदस्य का कार्यकाल कितना साल का होता है? 6 साल का होता है। और 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर क्या होते हैं? पदमुक्त होते हैं। इस विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? और इसका 1/3 सदस्य कितने वर्ष पदमुक्त होते हैं? क्या विधान परिषद विघटन हो सकता है? विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, कोई विघटन नहीं होगा, कोई विघटन नहीं होगा। आगे आइए। तो कितना हो जाएगा इसका मिनिमम? 40। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सोना? तो बिहार के सोना का भूमि का नाम जाना था किसको? करमटिया को। किसे जानते हैं? करमटिया को जानते हैं। करमटिया। तो सोना का भूमि किसे कहते हैं? करमटिया को। सिल्क सिटी किसे कहते हैं? भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर। और गन फैक्ट्री मुंगेर। धान के डलिया रोहतास में गंधक भी होता है।
रोहतास में गंधक भी होता है। मुंगेर में क्वार्ट्ज भी पाया जाता है। मुंगेर में क्या पाया जाता है? क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, ठीक है ना। और रोहतास में क्या पाते हैं? गंधक। क्या पाया जाता है? गंधक। वही भागलपुर में पाया जाता है लोह। लोह एक्स जो होता है ना, तो लोह एक्स पाया जाता है कहाँ पे? भागलपुर में। बस यहां से यही पूछता है, सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर। उसके बाद बात किया जाए हिटलर का, तो हिटलर का जो जन्म हुआ है ब्रुनाई में हुआ है। कहां पे हुआ है? ब्रुनाई। हिटलर का जो जन्म हुआ है कहां पे हुआ है? ब्रुनाई। यह पड़ता है ऑस्ट्रिया में। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। और हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1889 ईस्वी में ही 1889 ईस्वी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर के दिन। 14 नवंबर 1889 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और उसी साल हिटलर का भी जन्म हुआ था। और हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑस्ट्रिया के वियना के ब्रुनाई में हुआ है। ऑस्ट्रिया के नहीं ब्रुनाई में हुआ है, नहीं बुनाई है, ठीक है ना। ये ब्रुनाई जो अलग राजधानी है, ठीक है ना। ब्रुनाई देश है ना, तो ब्रुनाई देश पड़ता है जो एशिया में है, और उसका राजधानी बंदर सेरी है, जो है ना, जो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के द्वीप पर ही पड़ता है ब्रुनाई देश, वो अलग चीज है। ये ब्रुनाई है, ब्रुनाई, ये ब्रुनाई है, अब वो ब्रुनेई है, वो ब्रुनेई है, क्या है? बुनाई। अब बुनाई में ही इसका जन्म हुआ था हिटलर का। और आगे चलकर हिटलर ने 1919 ईस्वी में जर्मनी वर्क्स संगठन, यानी कि जर्मनी वर्क्स संगठन का जो स्थापना किया 1919 में। और 30 जनवरी 1933 ईस्वी में 30 जनवरी 1933 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी का चांसलर बन जाता है। जर्मनी का चांसलर बनता है 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। और आगे चलकर जर्मनी में ये हिटलर अपने नाम पर एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम होता है मेन कैम्प। क्या नाम होता है? मेन कैम्प। क्या नाम होता है? मेन कैम्प। हिटलर के पुस्तक का नाम क्या है? मेन कैम्प, मेन कैम्प, मेन कैम्प, ठीक है ना। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है? ब्रुनेई। कहाँ हुआ है? ब्रुनेई, ऑस्ट्रिया में। बाकी चांसलर कहाँ का बनता है? जर्मनी का। चांसलर लिख दिया, चांसलर होगा। चांसलर कहाँ का बनता है? जर्मनी का। इतना रहा, चलिए सब इतना है। अभी रुकिए, जो टाइगर है याद करवाएंगे, एकदम कूल माइंड रहिए, ठीक है ना।